हे गाइस व्हाट्सअप। हमारा आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। जो भी यूरोपियन कंपनियां भारत में आईं व्यापार करने के लिए और किस तरह से उन्होंने पूरे देश को पर अधिकार किया और क्या क्या घटनाएं हुई, उससे रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ईयर्स जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही ब्रीफली और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये होने वाला है। सो विदाउट स्किपिंग द वीडियो, आप इसको अगर लास्ट तक देख सकते हैं तो ही देखें, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करेंगे या थोड़ा सा कुछ देखेंगे तो आपको कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको इतना पेशेंस नहीं है, तो आपको इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो फुल कंसंट्रेशन के साथ आप विद स्टोरी एंड विद इम्पॉर्टेंट ईयर्स इसको देखते जाइए। ब्रीफली देखिए, आपके सामने है ये स्क्रीन पे वर्ल्ड का मैप, और यहाँ पे है, ये है हमारा ब्यूटीफुल इंडिया, हमारा प्यारा सा देश भारत, जो कि पुराने समय में कहा जाता था सोने की चिड़िया। ये देश बहुत ही ज़्यादा अमीर था। हर एक कोई जो देश था ना, किसी भी देश के जो व्यापारी थे वो इस देश के साथ में व्यापार करने चाहते थे। किसके साथ में? हमारे ब्यूटीफुल इंडिया के साथ में। होता क्या है? होता ये है कि ये देश था किन चीज़ों में रिच? ये देश था रिच मसालों में। मसाले। ओके, काली मिर्च बहुत होती थी यहाँ पे। क्या होता था? काली मिर्च। और बाकी के मसाले भी बहुत होते। और क्या होता था? सूती कपड़ा। सूती कपड़ा, ठीक है। ये चीज़ों में हमारा देश बहुत रिच था, जो कि यूरोपियंस के लिए बहुत ही रेयर थे। यूरोप में नहीं होता है ये सब कुछ। यूरोप कहाँ है? ये है आपका यूरोप, ठीक है। आपको कॉन्टिनेंट्स पता होंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। ये है आपका यूरोप, जहाँ पे छोटे छोटे से बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कुछ नहीं होता था। यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत सर्दी पड़ती है। उसकी वजह से यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, और प्रोडक्टिविटी बहुत कम होने के कारण यहाँ पे कोई भी जो है ना तो कोई क्रॉप्स ढंग से होती हैं, और ना ही यहाँ पे मसाले होते हैं, और ना ही यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहाँ होती हैं? इंडिया में। और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे ये लोग आते हैं, देखिए। पहले ये लोग जब ट्रेड करते थे तो ये करते थे स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग मतलब भूमि मार्ग से। दिस इज यूरोप। वो इस तरह से आते थे इंडिया, और यहाँ पे ट्रेड करते थे वो लोग, ठीक है। तो देखिए बीच में कितने सारे जो है कंट्रीज पड़ रहे हैं। टर्की पड़ रहा है, ईरान पड़ रहा है, यहाँ पे अफगानिस्तान पड़ रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान पड़ रहा है। इतने सारे कंट्रीज पड़ते थे। बट होता क्या है कि 1453 में, कब? 1453 में ये जो टर्की है, इसका अधिकार हो जाता है कस्तुनतुनिया नाम के एक स्टेट पे, ठीक है। कस्तुनतुनिया कहाँ है? कस्तुनतुनिया इज समवेयर हियर नियर इस्तांबुल। नियर इस्तांबुल, ठीक है। इस्तांबुल, आपने जो मूवी देखी होगी मिशन इस्तांबुल, वो यहीं से है। और अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है कि इस्तांबुल और कस्तुनतुनिया कहाँ पे है, तो आप इससे पुराना जो वीडियो है जहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, एक बार मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उस वीडियो को देखो। उससे क्या होगा, आपको क्लियर होंगी सारी चीज़ें एकदम डिटेल में। यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। इस तरह से यूरोपियंस आते थे इंडिया के साथ में ट्रेड करने, ठीक है। तो यहाँ पे जब टर्की ने ऑक्यूपाई किया तो उसने इस रास्ते को बंद कर दिया, और उसने कहा आप इस रास्ते का उपयोग नहीं करोगे, इस रास्ते से ट्रेड इंडिया के साथ में केवल हम करेंगे। और जो टर्की थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्पायर थे। इस रास्ते के बाद बंद होने के बाद में क्या होता है, अब यूरोपियंस इंडिया के साथ में ट्रेड किस तरह करें? ये इंडिया है और ये इंडोनेशिया है, ये रिच कंट्रीज़ हैं। किस में? स्पाइसेस में। इनको कहा जाता था स्पाइस आइलैंड। ये यूरोपियंस इनको कहते थे स्पाइस आइलैंड, ओके। तो अब क्या होगा, देखिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हम सभी जानते हैं। तो होगा क्या, ये यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इसमें से एक कंट्री है, ये है यहाँ पे पुर्तगाल, ठीक है, और ये है स्पेन, ठीक है। तो क्या होगा, स्पेन से एक समुद्री यात्री, ठीक है, समुद्री यात्री वो थे
जो समुद्र की यात्रा करके दूसरे देशों में जाते थे और ट्रेड करते थे। बट क्योंकि पहले तो इंडिया से ट्रेड हो जाता था, कौन से वाले रास्ते से, स्थल वाले रास्ते से, अब नहीं हो पाता था। तो स्पेन का आदमी था, कौन था, कोलंबस। वो इंडिया को खोजने निकला। उसने सुन रखा था कि धरती गोल होती है, तो कभी न कभी तो वो धरती के दूसरे पार्ट यानी कि ईस्ट में, ये वेस्ट है, कभी न कभी तो वो ईस्ट में पहुंचेगा। चलते चलते वो यहाँ कहीं पहुंच गया था और यहाँ के इस लैंड को उसने समझा था इंडिया, और उसने इसका नाम रख दिया था इंडिया। बट वो इंडिया निकला नहीं, तो उसने जो है इसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज़। ठीक है, जब उसको पता चला कि ये तो ईस्ट नहीं, ये तो वेस्ट है, तो ही नेम्ड दिस प्लेस ऑन वेस्ट इंडीज़। ये वेस्ट इंडीज़, जो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम होती है, ठीक है, दोबारा से निकला तो यहाँ पहुँच गया, फिर निकला तो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इस तरह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की खोज हो गई। लेकिन ये महोदय जो थे, ये कोलंबस महोदय, ये इंडिया को खोज पाए नहीं थे। फिर क्या होता है, ये पुर्तगाल के साइड में ही एक और यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, सॉरी, स्पेन के बगल में ही ये पुर्तगाल नाम का यूरोपियन कंट्री है। यहाँ से एक समुद्री नाविक था वास्को डिगामा नाम का, वो भूमि के सहारे सहारे इस वाले रास्ते से यहाँ पहुँचा। ठीक है, यहाँ पे एक जगह है जिसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। बहुत ही ब्रीफली और एक ही बार मैं केवल एक बात को अब बोलूँगी, बार बार रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कई बार देख चुके हैं। यहाँ पे इसको मिल गया था एक गुजराती व्यापारी, उसकी मदद से वो पहुँच गया यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, ये बात है 1458 की, 1458 की ये बात है। इतना क्लियर हो गया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। सी 1458 की ये बात है जब आया था वास्को डिगामा भारत। कौन आया था? वास्को डी गामा। ये पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में ये आता है, ये किस रास्ते से आया था, रास्ता कौन सा था, ये आपको याद रखना है। रास्ता था केप ऑफ गुड होप होकर, केप ऑफ गुड होप होकर। ठीक है, और ये केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? अफ्रीका में। क्लियर? मैं आपको मैप में भी दिखाती हूँ, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, एक बार आप मैप में भी देख लीजिए। ये जगह है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, कहाँ पे? अफ्रीका में। ओके, इसके बाद में आपको क्या याद रखना है कि जो है यूरोपियन कंपनी जो थी वो भारत में आई थी, उसमें सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे। अभी मैंने आपको शो किया था कि पुर्तगीज़ सबसे पहले आए थे। ये है, एक बार ये देश भी देख लेते हैं जो जो इंडिया में आए थे। सी, ये है पुर्तगाल। ठीक है, ये सबसे पहले आए थे। उसके बाद में आए थे डच। ठीक है, डच होते हैं, ये नीदरलैंड नाम का देश है, इसके निवासियों को कहते हैं डच। ओके, उसके बाद में आए थे अंग्रेज, ये इंग्लैंड है। ठीक है, यहाँ के लोगों को कहते हैं ब्रिटिश या अंग्रेज हम लोग, तो इनके पीछे पीछे ये आए थे। उसके बाद में आए थे डेनमार्क के लोग, ठीक है, डेनिश, और उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। ठीक है, इस क्रम को आपको याद रखना है। तो एक बार देख लेते हैं कि किस क्रम में जो है यूरोपियंस इंडिया में आए थे, यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस क्रम में हुआ था। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। उसके बाद में कौन आए थे? डच। उसके बाद में कौन आए थे? अंग्रेज़ या ब्रिटिश, जो हमने अभी मैप में देखा था। उसके बाद में कौन आए थे? डेनिश बहुत कम इंडिया में रुके थे। और फिर सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। ठीक है, इसको आपको इसी क्रम में याद रखना है। ये इसका क्रम मैं आपको अब भी याद करवा देती हूँ 2 मिनट के अंदर। देखो, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज़। उसके बाद में कौन आए थे? डच। उसके बाद में कौन आए थे? अंग्रेज़ को हम ए से लिख लेते हैं। उसके बाद में कौन आए थे? डेनिश। ठीक है, DE से या DA से लिख लेते हैं हम इसको। और उसके बाद में आए थे फ्रांसीसी। ट्रिक आपको बताई थी, पुत्र डाबी, आपके से अंग्रेज, डैड से डेनिश, फ्रॉड हैं। ठीक है, फ्रॉड हैं। तो पुत्र से पुर्तगाली, डाबी से व्हाट? डच, आपके से व्हाट? अंग्रेज, और डैड से डेनिश,
और फ्रॉड से फ्रांसीसी। क्लियर हो गया? इतना इतना आपको याद रखना है। इस सारे नोट्स का PDF मैंने आपको पुराने वीडियोस में प्रोवाइड करवा रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऑल दीज वीडियोस एंड ऑल दीज PDF आर फ्री एंड विल बी ऑलवेज फ्री। आपको सिर्फ इतना करना है कि उनको डाउनलोड करके इम्पॉर्टेंट डेट्स को याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट डेट थी 1498। 1498 में क्या हुआ था? वास्को डिगामा ने कालीकट तक की यात्रा की थी। वास्को डिगामा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। ठीक है। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है 1503। 1498 में कहाँ आया था वास्को डिगामा? कालीकट। ठीक है। किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने। उसके बाद में क्या होता है? 1503। 1503 में क्या हुआ? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? कोचीन में। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? कन्नूर में। कहाँ पे स्थापित की? कन्नूर में। ठीक है। ओके, ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है। उसके बाद में जैसे जैसे कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसको मैं आपको एक बार बता देती हूँ। वास्को डिगामा आता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार इसको बोल रही हूँ। वास्को डी गामा आता है कहाँ? 1498 में। कहाँ पे आता है? कालीकट के तट पर। ठीक है, भारत में। ठीक है। और क्या करता है? क्या हो गया? भारत के लिए हो गई एक नए समुद्री मार्ग की खोज। भारत की खोज नहीं हुई है, ये भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज हुई है। क्लियर? अच्छा, अब इसका जो है स्वागत कौन करेगा? कालीकट का शासक जमोरिन। बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनते जाइए, इतना क्लियर हो गया है। कालीकट का शासक जमोरिन इसका स्वागत करेगा। आगे क्या होगा? आगे देखिए। लेकिन क्या होगा? पहले इंडिया के साथ ट्रेड कौन करता था? पहले इंडिया के साथ ट्रेड करते थे अरब कंट्रीज़ के लोग। अरब कंट्रीज़ कहाँ पे हैं? ये है अरब कंट्रीज़। ठीक है, ये करते थे इंडिया के साथ ट्रेड। अच्छा, एक बात बताइए, कोई आपका पहले से दोस्त है या आपके पहले से किसी के साथ में रिलेशनशिप है और कोई दूसरा आपका वो दोस्त किसी दूसरे से बात करने लगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसा ही हुआ। तो क्या हुआ? अरब जो लोग थे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि पुर्तगीज़ इंडिया में आए और व्यापार करें। उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने विरोध किया। ठीक है, ये था भारत में प्रथम पुर्तगाली अभियान। जब कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। अब द्वितीय पुर्तगाली अभियान कौन सा था उसको देख लेते हैं। द्वितीय पुर्तगाली अभियान था 1498 के बाद में 1500 ईस्वी में। क्या हुआ? कौन आया? पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल, ये इंडिया आया। ठीक है, 1500 में। और भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट में क्वेश्चन छुपा हुआ है, देखते जाइए आप लोग। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कहाँ पे की गई? कोचीन में। ये याद रखना है आपको, ये पुर्तगालियों की ही प्रथम फैक्ट्री नहीं है, ये किसी भी यूरोपियन कंपनी की इंडिया में प्रथम फैक्ट्री है। द्वितीय पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1505 में कन्नूर में की गई। ओके, क्लियर हो गया? तो अब पुर्तगालियों का अधिकार कहाँ कहाँ हो गया? अब पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, ये देखिए, ये है कालीकट। ठीक है, कालीकट कहाँ है? केरल में। ठीक है, गोवा, यहाँ पे भी पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ये पेनिनसुलर इंडिया है जो आपको मैंने ये बनाया ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। ठीक है, दमन दीव, यहाँ पे है दमन दीव। ठीक है, और यहाँ पे है हुगली। यहाँ तक इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली। व्यापारिक कोठी क्या होती थी? व्यापारिक कोठी होती थी वो जगह जहाँ से ये ट्रेड करते थे। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या होता था? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, सामान को खरीदते थे और बेचते थे। अब क्या होता है, स्टार्टिंग जो ईयर्स थे तो केवल पुर्तगीज़ थे इंडिया में, तो उनका एकाधिकार रहा इंडिया के ट्रेड पे। ठीक है, उन्होंने एक पद्धति कॉर्ड्स, इसको कहते थे कॉर्ड्स और मेडा काफिला पद्धति। ठीक है, इसको अपनाया था। तो इन्होंने इस पद्धति के माध्यम से क्या कर लिया कि समुद्री जो व्यापार था ना, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।
समुद्री व्यापार, क्योंकि सबसे पहले ये ही आए थे इस रास्ते से, तो इनका क्या हो गया, इनका पूरी तरह नियंत्रण हो गया समुद्री व्यापार पे। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि जो मुगल्स थे, जो उस वक्त इंडिया में शासन कर रहे थे, उनके लिए खतरा पैदा कर दिया, उनकी जहाज रानी के लिए, यानी उनके जो जहाज थे उनके लिए खतरा पैदा कर दिया। और ये क्या करते थे, समुद्री डकैती करते थे ये लोग। ठीक है, और लूटपाट भी करते थे। ठीक है, कोई भी अगर इंडिया की साइड ट्रेड करने आ रहा है तो उसके जहाज़ों को लूट लेते थे, है ना। अत्याचार भी करते थे बहुत ज़्यादा इंडियन लोगों के ऊपर। जैसे जैसे ये यहाँ पे बसने लगे अव्यवस्था फैलाते थे। ठीक है, क्योंकि भारत में तो पहले से बहुत अच्छा अरेंजमेंट था हर चीज़ का। ठीक है, और क्या करते थे कि इनकी पॉलिसी क्या थी कि इंडिया में धर्म परिवर्तन करवाया जाए, ये भी इनकी एक पॉलिसी थी। ईसाईकरण करना चाहते थे ये भारतीय समाज का, तो इनको बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। पुर्तगालियों की देन क्या है इंडिया को, ये एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, ये पूछा जाता है। तंबाकू की खेती, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, जहाज निर्माण में जो नई तकनीकें हैं ना, उसमें भी बहुत तेज़ी आ गई थी आफ्टर द अराइवल ऑफ पुर्तगीज़, तो जहाज निर्माण। और नंबर 3 है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, तो और क्या हुआ था, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थापित हुई थी, क्वेश्चन है आपका, कहाँ पे हुई थी, गोवा में। और कब हुई थी, 1556 में, 1556 में। ठीक है, उसके अलावा पुर्तगीज़ ने क्या क्या किया इंडिया में, उसके अलावा पुर्तगीज़ ने कई प्रकार के फलों की प्रजातियां लाए ये भारत के अंदर। और पुर्तगालियों की जो दोषपूर्ण नीतियां थी, उसके कारण 18वीं सदी की शुरुआत तक भारत के व्यापार क्षेत्र पर पुर्तगालियों का व्यापार प्रभाव जो था वो कम हो गया। ठीक है, क्यों कम हो गया, दूसरी कंपनीज भी आने लग गई थी और पुर्तगीज़ जो थे वो बहुत ही मिसमैनेजमेंट करते थे। लेकिन गोवा, ये 3 स्टेट्स आपको याद रखनी है, गोवा, दमन और दीव, यहाँ पे 1961 तक, यानी देश आज़ाद होने के बाद तक भी यहाँ पर पुर्तगालियों का अधिकार बना रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले आने वाली जो पुर्तगाली कंपनी थी उसका सारा इतिहास ये था। इसके अलावा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ चीज़ें हैं। 1505 में जो पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, प्लीज़ गाइज डोंट वरी अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड नोट्स, क्योंकि मैं आपको PDF पहले ही प्रोवाइड करवा चुकी हूँ और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको PDF का लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते जाइए और सुनते जाइए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये प्रथम गवर्नर था, पुर्तगीज़ गवर्नर, ठीक है, इंडिया का। तो इसने एक पॉलिसी अपनाई थी, उसको क्या कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो क्वेश्चन अगर आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन से गवर्नर ने अपनाई थी, तो आप क्या बताएंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये है कि एक पुर्तगीज़ गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने क्या किया था, इसने 1510 में गोवा को ऑक्यूपाई किया था और गोवा को ऑक्यूपाई किया था। और किसको पराजित करके किया था, इसने पराजित किया था बीजापुर के सुल्तान को। ठीक है, पुर्तगीज़ ने 1511 में मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर भी अधिकार कर लिया था। मैंने आपको मैप से पूरा पुराने वीडियो में शो कर रखा है कहाँ पे मलाया द्वीप है, कहाँ पे मलक्का जलडमरू मध्य है। और गोवा जो था वो पुर्तगालियों के राज्य की औपचारिक राजधानी बना। पुर्तगीज़ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं अब, क्योंकि आप अपनी ट्रिक को याद करिए। पुर्तगीज़ के बाद कौन आए थे, पुत्र से पुर्तगीज़, पुत्र डाबी, डाबी से था डच। मैं आपको बता चुकी हूँ डच क्या है, डच है नीदरलैंड के निवासी। ठीक है, जो आप हॉलैंड सुनते हो ना, हॉलैंड वो नीदरलैंड का ही पार्ट है। ठीक है, तो नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं और ये पुर्तगीज़ के पीछे पीछे इंडिया में आए थे। कब से कब तक रहे थे ये भारत में, 1605 से लेके 1825
ईस्वी तक, और ये भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थे। क्लियर है इतना? अच्छा, हुआ क्या था कि 1602 ईस्वी में डच कंपनी, जिसका नाम क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसकी स्थापना होती है। तो डच संसद क्या करती है? कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने, ठीक है, और किले बनाने की अनुमति प्रदान कर देती है। तो अब क्या होता है, पुर्तगीज़ के पीछे पीछे आ जाते हैं डच इंडिया में, और ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे बनाते हैं? पुलिकट में। कहाँ पे? पुलिकट में, ठीक है। अच्छा, पहले एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि पुर्तगीज़ ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे बनाई थी? कोचीन में। कहाँ पे बनाई थी? कोचीन में। और डच ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे बनाई? पुलिकट में। हुआ क्या था, डच जो थे ना, इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इंडिया में नहीं था, इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इन्होंने डच वर्सेस पुर्तगाली, इनके बीच में क्या हुआ? इनके बीच में हुआ स्ट्रगल, ठीक है। फिर क्या होता है कि भारत के सारे जो महत्वपूर्ण मसाला क्षेत्र थे, उन पर किसका अधिकार हो जाता है? डच का। इनका अधिकार कहाँ कहाँ होता है, एक बार मैं आपको ज़रा बताती हूँ। देखो, सपोज़ करो कि ये पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे गुजरात में है सूरत, ऐसे मानो, भड़ोच, कैम्बे, केरल का कोचीन, मद्रास का नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश का मसूलीपट्टनम, बंगाल का चिंसुरा, बिहार का पटना, ओके, और उत्तर प्रदेश का कानपुर और आगरा। अब ये देखो, इतनी सारी जगह पे डचों के व्यापारिक केंद्र बन जाते हैं। किसके? डचों के। तो आप देख सकते हो ना कि ऑलमोस्ट पूरे जो प्रायद्वीपीय भारत है, और इवन प्लेन्स तक भी, मध्य भारत तक भी इन्होंने अपना जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। अच्छा, इन्होंने ना मसालों की जगह पे किसको प्राथमिकता दी? कपड़े के निर्यात को, डचों ने, क्योंकि मसालों के लिए ये इंडोनेशिया को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय किसको जाता है? डचों को जाता है। भारत के वस्त्र निर्यात का श्रेय किसको जाता है? डचों को जाता है। याद रखना, एक इम्पॉर्टेंट युद्ध भी आपको याद रखना है, और वो है बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था 1759 ईस्वी में, अंग्रेजों और डचों में, अंग्रेज और डच, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों के टाइम पे आएंगे तो और इसका डिटेल देख लेंगे। अंग्रेज वर्सेस डचेस के बीच में ये हुआ था, जिसमें हार किसकी हुई थी? डचों की, और जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। डचों की ये जो युद्ध था, इसके बाद में क्या होता है? भारत में डचों का पतन हो जाता है, और डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था थी उसको कहते हैं कार्टेल, ठीक है। क्या कहते हैं? कार्टेल। ये क्या है? डचों की व्यापारिक व्यवस्था। डचों की व्यापारिक व्यवस्था। और इसका उल्लेख किस में है? इसका उल्लेख है 1782 ईस्वी के जो दस्तावेज थे, 1782 ईस्वी के जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें इस व्यवस्था का उल्लेख है। इसको क्या कहते हैं? कार्टेल। उसके बाद में होता है भारत में अंग्रेजों का आगमन। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको एकदम ब्रीफ में आप बहुत जल्दी जल्दी देखते जाइए। 1599 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसका नाम था गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी ने एक चार्टर द्वारा इस कंपनी की स्थापना के बाद 15 वर्षों के लिए इसे भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। लेकिन इससे पहले कि समुद्री मार्ग से जो है वो अंग्रेज या ब्रिटिश इंडिया में आते, या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आती, एक आदमी था जॉन मिल्डन हॉल। ये आदमी पहले ही स्थल मार्ग से भारत आ चुका था। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आता है, जॉन मिल्डन हॉल। नोट्स में ये सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज व्यापारियों ने कब से शुरू की थी? 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 से शुरुआत की थी और शुरुआत में साझेदारों की संख्या थी 217। कितनी थी? 217। 1608 ईस्वी में कहाँ पे ये आए थे? ये आए थे सूरत में सबसे पहले। ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। सबसे पहले अंग्रेज आए थे कहाँ पे? सूरत में। और फ्रांसीसी भी यहीं सबसे पहले आए थे। ये गुजरात का तट है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेज आए थे। तो इन्होंने सबसे पहले सूरत में जो है व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास किया। तो वो अंग्रेजों के जो राजा थे, इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, इससे आज्ञा पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में, उस वक्त मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर, और मुगल से बहुत ज़्यादा पावरफुल, दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, शुरुआत में तो ये व्यापारी थे, आज्ञा मांगते हुए घूमते थे और क्या करते थे? चापलूसी करते रहते थे। तो 1609 ईस्वी में इन्होंने सूरत में बसने की आज्ञा मांगी, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो उनको आज्ञा नहीं मिली। लेकिन ये जो हॉकिंस था इसको था फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान, और ये था बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति। इसने कर दिया मुगल बादशाह को बहुत ज़्यादा प्रभावित। तो मुगल बादशाह ने क्या किया? 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को दे दिया व्यापार करने की अनुमति, और साथ में जो हॉकिंस था उसको क्या दिया जहांगीर ने? ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है। 400 का मनसब और एक उपाधि भी दी थी। किसकी उपाधि दी थी हॉकिंस को? इंग्लिश खान की उपाधि। क्वेश्चन आ सकता है ना, इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? सम्राट जहांगीर ने। तो किसको दी थी? हॉकिंस को दी थी। कब दी थी? 1613 में। 1613 में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त भी दे दी। किसके अधीन? थॉमस एल्डवर्थ। ये नाम सारे याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस हैं। थॉमस एल्डवर्थ। पेशेंस के साथ सुनते जाइए, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। 1615 में क्या होता है? 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम का दूत, एक दूसरा दूत आता है। कौन आता है? सर टॉमस रो। और ये भी आते हैं जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में। अब क्या होता है? इन्होंने लगभग सारा जो मुगल साम्राज्य था उसमें अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली, फरमान प्राप्त कर लिया। फरमान क्या होता था? वो आज्ञा पत्र होता था जो मुगल सम्राट देता था, जारी करता था कि ये आज्ञा दी जाती है। 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी इन्होंने स्थापित की अंग्रेजों ने। ठीक है, और 1612 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ पे? सूरत में और मसूलीपट्टनम, दो जगह हो गई। अब क्या होता है? एक घटना होती है 1600, अभी तक क्या है, स्लोली अंग्रेज आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे। क्या होता है? 1661 में इंग्लैंड का राजकुमार था कौन? चार्ल्स द्वितीय। इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की राजधानी की शादी हो जाती है। चार्ल्स द्वितीय, इसकी शादी हो जाती है पुर्तगीज राजकुमारी कौन? कैथरीन ब्रेगेंजा। ठीक है, इसके साथ में शादी हो जाती है। अब ये क्या करते हैं? पुर्तगालियों के पास जो बम्बई था ना, वो दहेज में देते हैं इंग्लैंड को। ठीक है, ये पुर्तगाल और इंग्लैंड ये पास पास में है, यूरोप में इनके होते हैं, आपस में जो है रिलेशन चलते हैं। तो अब बम्बई किसको मिल गया? बम्बई मिल गया अब अंग्रेजों को, जो पहले किसके पास था? जो पहले था पुर्तगालियों के पास। अंग्रेजों ने केवल 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इसको दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, 1639 में अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में जमीन को पट्टे पर लेकर कारखाने की स्थापना की और किले का निर्माण किया। ठीक है, और उसका नाम क्या रखा इन्होंने? उसका नाम रखा इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये भी याद रखना है आपको, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, और कंपनी ने 1698 में क्या किया? 1698 में कंपनी ने 12,000 रुपये का भुगतान करके 1698 में 12,000 रुपये का भुगतान करके 3 गांव थे, सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर।
इनकी जमींदारी प्राप्त कर ली, ठीक है। और यहाँ पर निर्माण किया फोर्ट विलियम का। किसका निर्माण किया? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नामक किला, जो आगे चल के क्या बना? कलकत्ता बना, ठीक है। किसने बनाया था? जॉब चारनॉक ने। जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक ने इस जगह पर आगे चल के कलकत्ता बसाया था। फोर्ट विलियम्स याद रखना है आपको, फोर्ट विलियम्स। और क्या? जॉब चारनॉक, जिसने कलकत्ता का निर्माण किया था। क्लियर? इतना क्लियर हो चुका है। अब ये अंग्रेजों के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके आगमन से संबंधित हो गई थी। अब थर्ड नंबर है डैनिश। पुत्र डाबी आपके, अंग्रेजों तक हम पढ़ चुके हैं डैनिश, डैड। तो अब आगे डैनिश। डैनिश आए थे 1616 में। बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग लगेगा। इन्होंने तंजौर जिले के ट्रैंकोबर में, तंजौर जिले के ट्रैंकोबर में 1620 में, ठीक है, पहली फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। 1616 में आए, 1620 में तंजौर जिले के ट्रैंकोबर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की इन्होंने? 1676 में। 1676 में बंगाल के श्रीरामपुर में। कहाँ? बंगाल के श्रीरामपुर में, ओके, यहाँ पे स्थापित की। फिर क्या होता है? ये ज़्यादा देर तक भारत में नहीं रुकते हैं, ये बहुत कम टाइम के लिए आए थे, इतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ये। 1745 में इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियाँ किसको बेच दी? अंग्रेज़ों को, और भारत से चले गए। ये था डैनिश के बारे में। और इससे रिलेटेड अगर एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी फैक्ट होगा तो वो हम देख लेंगे, वैसे है नहीं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो ही इंपॉर्टेंट हैं, लाइक कालीकट, कोचीन, गोवा, पुलिकट, सुतानाती, कालिकाता, गोविंदपुर, ट्रैंकोबर, चाउल, चटगांव। अब तक ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फ्रांसीसीज का आगमन भारत में, ठीक है। तो देखो, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे इंडिया में, सबसे लास्ट में आए थे। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कैसे हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? बहुत ही ब्रीफ में जल्दी से आप देख लो। फ्रांस में जो सम्राट था, कौन था? लुई 14वां। लुई 14वां, उसका मंत्री था कोलबर्ट। इसने की थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जिसका नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल लेस, ठीक है। अब क्या होता है? ये सबसे पहले, जैसे अंग्रेज सबसे पहले सूरत में आए थे, फ्रांसीसी भी सबसे पहले कहाँ आते हैं? सूरत में। कब आते हैं? 1668 में। फ्रैंक कैरो नाम का एक आदमी था जिसने सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापित की थी। क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपनी कौन सी फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो सूरत की। उसके बाद में दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे? मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर 1669 में, 68 में फर्स्ट थी, 69 में सेकंड, मरकारा ने मसूलीपट्टनम में, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम, ओके। ये भी आपको याद रखना है। इतना हो गया। अच्छा, पौंडीचेरी जो था ना, वो फ्रांसीसीज का मुख्यालय था, पौंडीचेरी। ये फ्रांसीसी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा प्लेस है। यहाँ पे 1673 और 74 में, 1673 एंड 1674 में यहाँ पे इन्होंने जो है फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की थी, और इनकी प्रमुख फैक्ट्री थी चंद्रनगर की। तो पौंडीचेरी और चंद्रनगर ये ना फ्रांसीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। चंद्रनगर में 1690-92 में इन्होंने स्टैब्लिश की थी फैक्ट्री, 1690-92 में। अच्छा, जब फ्रेंच इंडिया में आए थे उससे पहले अंग्रेज आ चुके थे और यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुके थे। तो अब क्या होगा? संघर्ष की शुरुआत होगी। किसमें? फ्रेंच और इंग्लिश लोगों में, यानी कि ब्रिटिश और फ्रांसीसीज में। और जैसे जैसे देखो, यूरोप में ये लोग पास पास हैं, ठीक है। ये है यूरोप, ये है यूरोप। तो यूरोप में देखिए फ्रांस कहाँ है? मैप में देखिए, ये है फ्रांस और ये है ब्रिटेन। अब ये यहाँ पे पास पास हैं। जब यहाँ पे इनमें लड़ाई होती थी तो यहाँ इंडिया में भी इनकी कंपनीज आपस में लड़ती रहती थी। तो क्या होता था? एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे जो है आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुए, ठीक है, जिनको किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटका वॉर्स के नाम से जाना जाता है। कर्नाटका वॉर्स पे पूरा वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि भारत में जो है, जो यूरोपीय कंपनियां थी उनके व्यापारिक केंद्रों को मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा।
ये देखिए, स्टार्ट करते हैं। सी आपके सामने है, ये है बड़ौदा और ये है सूरत। ये है सूरत, जहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी सबसे पहले आए थे। ये अरब सागर के तट पे है और इसी रास्ते से तो आते थे वो लोग। तो सूरत, ये है दीव और ये है दमन, जहाँ पे पुर्तगीज़ का जो है वो था। ये मुंबई है जो पहले पुर्तगीज़ के पास था और 1661 में इन्होंने किसको दे दिया था? इन्होंने दे दिया था अंग्रेजों को। गोवा जो पुर्तगीज़ कैपिटल थी। कालीकट जहाँ पे वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। कोचीन जहाँ पे किसी भी यूरोपियन या पुर्तगीज़ ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी। उसके बाद में ये है कारिकल त्रैंकोबर। ये है वो त्रैंकोबर, ठीक है, डेनिश वाला। ये फोर्ट सेंट डेविड है। ये पौंडीचेरी है जो इम्पोर्टेंट फ्रांसीसी जो है वो प्लेस है। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है। ये मसूलीपट्टनम है। ये विशाखापट्टनम है। ये कुछ बंगाल के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। दिस इज़ हुगली। ये फ्रांसीसी इंपॉर्टेंट प्लेस चंद्रनगर है। ये सेरामपुर, यहाँ पे पटना है। ये कासिमपुर बाजार की जो घटना हुई थी, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये फोर्ट विलियम है जिसकी जगह पे कैलकाटा बसा था। तो ये सारा क्लियर है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो घटनाक्रम हम देख चुके हैं सारा ये कुछ, और पुराने वीडियोस में तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये सब क्लियर हो गया है। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। कर्नाटका वॉर्स का पूरा डिटेल्ड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़िए। एंड प्लीज़ वीडियो तभी देखिए अगर आपको ये एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझसे वो लोग जुड़ें जिनके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।